चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी की इस टेक्निकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम अपने एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है जेंडर स्कूल सोसाइटी। कहने का मतलब है लिंग विद्यालय तथा समाज या समाजीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेगा, चाहे सीजी टेट में हो, शिक्षक भर्ती में हो, चाहे सी टेट में हो, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की एग्जाम दिलाएं, चाहे नवोदय विद्यालय की एग्जाम दिलाएं, आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं कि जेंडर क्या है, जेंडर के बैकग्राउंड्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं जेंडर बोलता हूँ तो जेंडर क्या है? तो जेंडर हमसे हमारे जो लिंग के आधार पे, लिंग मतलब मेल या फीमेल, तो जब हमसे हमारे लिंग के आधार पर किसी कार्य को, किसी ढांचा को, किसी पहनावे को करने के लिए उम्मीद की जाती है, ये क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। जेंडर जो होता है एक सामाजिक रचना है। तो याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि जेंडर बायोलॉजिकल है कि सोशल है। तो क्या है जेंडर? सोशल है, सामाजिक है। कहने का मतलब ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है, ऑटोमेटिक समाज में इस शब्द की उत्पत्ति हो गई है। वह कौन सा शब्द है? जेंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को? लिंग। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। तो जो जेंडर है वो सामाजिक रचना है, जो कि सोशल कंस्ट्रक्शन है, जो समाज के द्वारा बनाया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं सेक्स की, किसके बारे में बात करते हैं? सेक्स। तो सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल शब्द है, जैविक शब्द है। तो दोनों में अंतर समझ आ गया। अगर जेंडर बोले तो ये सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा बनाया गया एक ढांचा है। जबकि अगर मैं सेक्स बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? सेक्स बोलता हूँ, तो ये जैविक रचना है, आपके बायोलॉजिकल चीज़ों से जुड़ी हुई है। अगर जेंडर की बात करें तो जो जेंडर होता है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग विचार के हो सकते हैं। जबकि अगर सेक्स की बात की जाए तो 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल की बायोलॉजिकल संरचना अलग होती है अपेक्षाकृत पुरुषों की। ठीक है, तो अगर सेक्स में देखा जाए तो सेक्स में मेल या फीमेल। जबकि जो जेंडर होता है, ये जेंडर समाज द्वारा बनाया गया एक सामाजिक संरचना है, जिसके थ्रू हमसे उम्मीद की जाती है कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। अब हमको करना क्या है? तो जैसे कि लड़के और लड़कियां, है ना, या बोल सकते हैं मेल या फीमेल। तो लड़के अगर जीन्स पहन सकते हैं, लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती। लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन लड़कियां क्या खेलेंगी? गुड्डे गुड़िया के खेल खेलेंगी। लड़के क्या करेंगे? कहीं भी आराम से घूम फिर के कितना भी टाइम आ सकते हैं। लेकिन हमारी सामाजिक संरचना क्या बोलती है कि लड़कियों को शाम से बाहर नहीं निकलना है, जबकि लड़के निकल सकते हैं। इस टाइप की जो ढांचा है, इस टाइप की जो सोच है, वो जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जबकि लिंग में ऐसा नहीं है। लिंग में सिर्फ 2 कैटेगरी है, या तो मेल या फीमेल। आइए इसको समझते हैं विस्तार पूर्वक कि है क्या चीज। चलिए, लैंगिक भूमिका, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक समता, लैंगिक समानता, इसी को हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर भूमिका, जेंडर पक्षपात, जेंडर समता और जेंडर समानता। एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले है जेंडर स्टेरियोटाइप्स, लैंगिक रूढ़िवादिता। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। चलिए, जेंडर स्टेरियोटाइप्स या जेंडर रूढ़िवादिता या लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जो जेंडर रूढ़िवादिता है वो समाज में चली आ रही जितनी भी पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, ये सभी क्या कहलाएंगी? जेंडर रूढ़िवादिता। जैसे कि समाज में क्या चीज चली आ रही है, क्या बोल सकते हैं?
समाज में कौन कौन सी परंपरा चली आ रही है? उसी को तो पूछ रहा हूं, एक एक करके बताओ। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? समाज में चली आ रही परंपरा जो अभी तक उसको फॉलो किया जाता है, अभी तक उसको माना जाता है, जिसको अंधविश्वास बोलते हैं, वो क्या है? वेरी गुड। अभी तक ऐसा परंपरा चल रहा है कि, है ना, केरल का मंदिर है कि वहां महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती या महिलाएं पूजा के लिए नहीं जा सकती, एक परंपरा हो गया। कुछ ऐसे जगह हैं जहां रात को महिलाएं काम नहीं कर सकती, ये भी है, ठीक है। कुछ ड्यूटीज ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है करके, सेना में ड्यूटी अभी शामिल हुआ महिलाओं की कुछ पोस्टिंग में, है ना, वहां भी बंद थी। तो अगर बोला जाए समाज में चली आ रही पुरानी परंपरा क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को स्पेशली, है ना, पुरुषों के लिए भी है, लेकिन स्पेशली लिंग के आधार पे डाइवर्जेंस होता है कि इसको ये नहीं करना है, इसको ये नहीं करना है। ये क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है आपका जेंडर भूमिका। क्या है? जेंडर भूमिका, जिसको लैंगिक भूमिका बोलते हैं। स्पेशली थोड़ा सा इसको समझेंगे, है ना। जेंडर भूमिका क्या है, लैंगिक भूमिका किसको बोलते हैं? जब लिंग के आधार पे, किसके आधार पे? लिंग के आधार पे कार्यों को बांट दी जाती है। जैसे कि लड़के केवल क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां गुड्डा गुड़िया खेल खेलेंगे, लड़के मार्केट जाएंगे, लड़कियां घर के खाना बनाएंगे, लड़के जीन्स पहन सकते हैं, लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती। ऐसी चीजें या ऐसी विभेदना या ऐसी अंतर क्या कहलाता है? लैंगिक भूमिका कहलाता है। याद रखना, ठीक है। लिंग के आधार पर कार्यों का आवंटन, जैसे कि लड़कियां को थोड़ा सा सहज बात करना है, नॉर्मल बात करना है, लड़के कुछ भी बोल सकते हैं, उत्तेजना से बात कर सकते हैं, तो ये किस में आएगा? जेंडर भूमिका में आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जेंडर पक्षपात, जिसको बोलते हैं जेंडर बायस। चलिए इसको समझते हैं एक लाइन में। जेंडर बायस या जेंडर पक्षपात क्या है? तो जब लिंग के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर नकारात्मक या असमानता की जाती है। दो वर्ड याद रखेंगे। जब लिंग के आधार पर नकारात्मक व्यवहार या असमानता किसकी जाती है, वो क्या कहलाता है? जेंडर पक्षपात या लैंगिक पक्षपात। जैसे कि एक कार्य के लिए असमान वेतन होता है कि नहीं होता है? लड़कियों को रोजी मान के चलो 200 रुपए दे रहे हैं, तो लड़कों को कितना मिलता है? 300। ये अभी भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि बहुत जगह जहां पे जैसे कि शारीरिक काम में देखने को मिलता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये कर सकते हैं, जबकि वही लड़की तो गोल्ड मेडल भी दिला रही क्या, है ना। तो ये सब काम है, जैसे कि लड़कियों से यौन उत्पीड़न, ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब लिंग के आधार पर नकारात्मक या असमानता की जाती है, वो क्या कहलाता है? जेंडर पक्षपात। जैसे कि असमान वेतन, उदाहरण में लिख लेना असमान वेतन, यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न में क्या किया जाएगा? लड़की देखे नहीं कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, ये यौन उत्पीड़न में भी चीज़ शामिल आता है। लड़के देख के कोई कमेंट करते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो असमानता या निगेटिविटी, है ना। असमान वेतन या यौन उत्पीड़न, इसके लैंगिक पक्षपात पे क्या आएंगे? रीजंस होंगे, कारण होंगे। कल से चालू हो रही क्या सर? बिल्कुल, कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट चैप्टर था आप लोगों के, और जो भी छूटा उटा होगा तो नए बैच में उसको कंप्लीट करा दी जाएगी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट हो, ठीक है। चलिए नहीं, सेम।
चलिए अब ये दोनों शब्द को समझते हैं, जेंडर समता, लैंगिक समता और लैंगिक समानता। तो सबसे पहले समता और समानता क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जब तक समता और समानता नहीं समझोगे तब तक लैंगिक समता और लैंगिक समानता नहीं समझोगे। और यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि लैंगिक समता है कि लैंगिक समानता है। यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, क्या कर रहे हैं इन लोग? मैच देखने गए हैं। कहाँ गए हैं? मैच देखने, ठीक है। ये तीनों मैच देखने गए हैं, स्टेडियम के बाहर है ना, जुगाड़ करके देख रहे हैं। चलिए, तो जो लैंगिक समानता होता है इसमें तीनों को, मतलब जितने भी व्यक्ति रहेंगे सबको समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको समान अवसर दिया जा रहा है। जैसे कि इस क्लासरूम में हम लोग देख सकते हैं, सब एक साथ बैठे हो, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबको समान अवसर है। क्लास में टॉप कर जाइए या सीजी व्यापम के एग्जाम में टॉप कर जाइए, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो एक ही है, अलग अलग तो है नहीं। किसी की भले पृष्ठभूमि अलग है, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए, जैसे कि ये छोटू बच्चा है ना, ये छोटू बच्चा है तो इसके लिए भी उतना ही दिया गया है, इसके लिए उतना दिया गया, इसके लिए इतना दिया गया है। तो ये क्या है? समानता है, सबको समानता है। तो तीनों के लिए व्यवस्था किया गया है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं है। देखो ये छोटू को, इसको हालांकि दिया गया है लेकिन ये छोटू तो देख ही नहीं पा रहा है, तो कोई मतलब है ऐसे चीज देने का? अब मान के चलो कोई छोटे हाइट की बच्ची है, अब वो छोटे हाइट की बच्ची को मैं पीछे बिठा दिया, अब मैं बोलूँगा सबके लिए तो टेबल समान है, और सामने में 3 बड़े बड़े हाइट वाले को बिठा दिया, अब उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे बिठाने कोई मतलब है क्या मेरा? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 समान अवसर दिया गया है, तीनों को मौका दिया गया है, तीनों को समान चेयर दिया गया है देखने के लिए। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये समानता हालांकि दिया गया है लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मौका दिया गया है, इसको तो जरूरत ही नहीं है, इस चीज की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो ऑलरेडी लंबू ही है। तो इसका जो अवसर है, इसको जिसको जरूरत है उनको अगर हम दे देते हैं ताकि इनको वहां तक उठने में मदद हो जाए। जैसे कि अभी आरक्षण को समझ सकते हैं, समझ गए ना? आरक्षण समझ आ रहा है, क्योंकि जरूरत है ST SC को ऊपर उठाने की, तो वहां पे उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, है ना, ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। इनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब देखो, इनको नहीं भी मिल रहा है फिर भी आसानी से, इनको नहीं भी मिल रहा है फिर भी इसको आसानी से देखने को मिल जा रहा है। इसको इसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जेंडर समता या इक्वलिटी या इक्वालिटी क्या है? अगर समानता किया जाए तो सबको बराबर मौका देना है, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, कि बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन समता की बात की जाए तो समता में हम ये देखते हैं कि जिनको जरूरत है उनको बेनिफिशियरी मिले, ठीक है। तो समता मतलब क्या? सबको मौका देना, लेकिन जिसको जरूरत है उसको ज्यादा मौका देना, उसको जल्दी ऊपर उठाना। लेकिन यहाँ पे क्या है? सबको मौका देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मौका देने के बावजूद उसका उत्थान हो या उसका सही रिजल्ट मिले। क्लियर है इस चित्र से? चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, जेंडर समता। अब जेंडर समता में क्या है? अगर महिलाओं को प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर लड़कियों को प्रॉब्लम है तो उनका समस्या का समाधान किया जाए, है ना। अगर आप बोल दोगे कि लड़कों को भी 50% आरक्षण, लड़कियों को भी 50% आरक्षण, तो कोई मतलब है क्या? नहीं। तो अगर जिनको जितनी जरूरत है, अगर लड़कियों को जहाँ 60% की जरूरत है, लड़कियों को जहाँ 70% की जरूरत है, वहाँ उनको 70% दिया जाए, लड़कों को 30% ही, मतलब बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस बना के चलना है। वो क्या कहलाएगा? लैंगिक समता। लेकिन आप अगर सबको मौका दे रहे हो, जैसे कि इस क्लास में सबको मौका मिला है, जहाँ पाए वहाँ बैठ गए, है ना। तो जैसे कई लोग अभी पीछे वाले बैठे होंगे तो दिख ही नहीं रहा है सर, सामने बिठा दिए बड़े बड़े, तो ये क्या है? लैंगिक समानता है। क्या है? लैंगिक समानता। लेकिन मैं अगर इस क्लास में कर दूं कि छोटे बच्चों को सामने, फिर उसके बाद सीक्वेंस से बिठा दूं, वो क्या है? लैंगिक समता, ठीक है। चलिए एक चीज और, लैंगिक समता जब हम पढ़ते हैं तो लैंगिक समता में हम भाषा का भी ध्यान रखते हैं। जैसे कि इसमें से कोई स्पेशल फोटो तो खींचते हो क्या? फोटोग्राफर हो कोई? कैमरा वैमरा किसी को आता है? बहुत बढ़िया, आ जाइए आ जाइए, तो कुछ नहीं होगा, लाइव नहीं है, ठीक है। खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़े तो हो ही सकते हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो, अगर ये बेस्ट फोटोग्राफर है, मतलब कैमरा अच्छा खींचता है, अगर इसको शादी में बुलाना है आपको, शादी में षष्ठी कार्यक्रम में जिसमें बुला सकते हो, इसको क्या कह के बुलाओगे? कैमरा मैन,
तो ये सेंटेंस गलत है, उसको कैमरा मैन नहीं बोल के कैमरा पर्सन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैमरा मैन आपका गलत है, वो मैन ही है ना, वैसे में तो लड़कियां नहीं हो सकती इस हिसाब से, तो उसको क्या कैमरा वोमैन बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, तो क्या बोलोगे? कैमरा पर्सन, कैमरा पर्सन। ऐसे ही आप अगर चेयरमैन बोलते हैं ना, तो चेयरमैन नहीं बोलना है, क्या बोलना है? चेयर पर्सन, क्योंकि लड़कियां भी चेयर पर्सन हो सकती है। ठीक है, तो कैमरा मैन नहीं बोलना है, क्या बोलना है? कैमरा पर्सन बोलना है। पर्सन बोलने से आप लैंगिक समानता या लैंगिक समता नहीं करेंगे, लेकिन कोई गलत उच्चारण कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? लैंगिक समता हो जाएगा। तो आपके भाषा को भी ध्यान देना है। ठीक है, दोनों के भाषा में क्या होना चाहिए? बराबरी होना चाहिए। तो अगर कैमरा मैन बोल रहे हो तो केवल किसके लिए? मैन के लिए। और मैन मतलब क्या? पुरुष हो सकता है या लड़का हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोलना है? कैमरा पर्सन। चलिए, चलिए आगे हम देखेंगे जेंडर विभेद के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या लैंगिक पक्षपात के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए एक एक करके बताइए आप लोग सभी कि जेंडर विभेद के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है? चलिए बताइए। जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर भूमिका क्या कारण? देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कुछ भी पूछे, चाहे जेंडर भूमिका पूछे, जेंडर कारण पूछे, बस इतना याद रखना है। जेंडर मतलब क्या? सामाजिक संरचना। और अगर सेक्स से पूछा जाए मतलब लिंग पूछा जाए तो जैविक संरचना। क्लियर है? तो सबसे पहले जेंडर पक्षपात का कारण है रूढ़िवादिता एवं परंपरा। ठीक है, बहुत सारे घर में भी देखने को मिलता होगा, अभी भी मिलता है ना, रूढ़िवादिता एवं परंपरा। दूसरा है अशिक्षा। दूसरा क्या है? अशिक्षा। ये बहुत बड़ी कारण है। ठीक है, इसलिए महिलाओं को स्कूल भेजना या लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूल जाने के दौरान उनको बहुत सारी चीज़ों का समस्या का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि क्या करना पड़ता है? स्कूल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होना, जैसे कि शौचालय नहीं होना, जीसी रूम का नहीं होना, है ना, गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, जैसे कि हमारे कोचिंग में भी कुछ समस्या हो सकती है, या तो स्टूडेंट क्या समस्या बता सकते हो? जीसी की? हाँ, वही उसी को तो बोला। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी समस्याएं हो सकती है। क्लासरूम में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना बैठने का, या तो टीचर के द्वारा तंग किए जाना, या पेरेंट्स के द्वारा तंग किए जाना, या टीचर के द्वारा डरा कर रखना। ठीक है, या तो बोल सकते हैं अगल बगल में शराब भट्टी या जो अप्राकृतिक चीज़ें उनका होना। अभी भी कई स्कूल शराब भट्टी के बगल में है ना, तो ये भी एक समस्या है। उस रोड से लड़कियां गुजर रही है, तो भी शिक्षा के लिए क्या हो जाएगा? थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करेगा। चलिए, तो अशिक्षा क्या है? जेंडर पक्षपात, भूमिका, रूढ़िवादी का क्या कहें? कारण है। और बताइए, जैसे कि सरकारी योजनाएं। ठीक है, सरकारी योजनाएं तो चल रही है, लेकिन उसका पर्याप्त होना, आखिरी आदमी तक पहुंचना या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी तो जरूरी है ना। जैसे कभी योजना चल रही है सरस्वती साइकिल योजना, अब वो सरस्वती साइकिल योजना केवल गवर्नमेंट स्कूल के लड़कियों को मिलता है जो क्लास 9th में है, प्राइवेट स्कूल के लड़कियों को नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां तो लड़कियां हैं, सबको मिलना चाहिए। या फिर जो लड़कियां हैं उसमें भी सबको नहीं मिलता, वो मतलब जैसे जनरल लड़कियां हैं, जनरल वालों को नहीं मिलता। तो इन चीज़ों के लिए क्या करना है? सरकार की जो उदासीनता है, सरकार को जो उदासीनता है उनकी योजनाओं में, उसको सुचारू रूप से क्या करना है? संचालन करना है। कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं
ये भी इसके क्या है, कारण है। सामाजिक क्या, कुप्रथाएं। और बताइए, आप लोग बताइए, ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे कि ठीक, ये भी एक कारण है। जैसे कि लड़कियां पराई घर की होती है और लड़के क्या होते हैं, कुल के दीपक होते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लिख लेना, लड़की पराई घर की होती है और क्या, लड़के कुल के दीपक है। तो ऐसी सोच क्या करती है, असमानता पैदा करती है। जैसे कि पढ़ाई में असमानता होगा, लड़के को, जैसे लड़कियां का पास फेल हो गई ना, तो वहीं से स्टॉपेज लग जाएगा। लेकिन लड़के अगर फेल हो गए, कहीं ना कहीं 4 बार में 5 बार में ओपन में पास कराएंगे, फिर अगली क्लास भेजेंगे, ठीक है। ऐसा भी चल रहा है, ठीक है। कुछ सांस्कृतिक कारक हैं, कुछ सांस्कृतिक कारण मतलब जो चली आ रही रूढ़िवादिता। जैसे कि नई नवेली बहू को मुंह ढाक के रखना है, और क्या बोल सकते हैं, जो घर की बहू हैं, छोटी बहू हैं, उनको एकदम दिन भर, है ना, या फिर जो घर की महिलाएं उनको दिन भर खाने पीने में ही लगे रहना है। तो ऐसी चीज़ें अभी भी चल रही है, ठीक है। आर्थिक तंगी भी जेंडर पक्षपात भूमिका रूढ़िवादी क्या है, कारण है। कैसे इसको समझाता हूं, और ये बहुत बड़ा कारण है। पैसे के अभाव में जिन घर में, मतलब जहां आर्थिक स्थिति तंगी है, वहां लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है। क्यों? उनको ये लगता है कि लड़कियों के शादी करने में भी खर्चा आएगा, तो इसका पढ़ाई यहीं पे रोक देते हैं, जितना इनका खर्चा आएगा उसको इनके शादी में लगा देंगे। कहने का मतलब ये है, दहेज प्रथा एक भी कारण है कि नहीं है? कैसे दहेज प्रथा, यही वाली, ठीक है। लड़के को क्या है, पढ़ाना ही है, और लड़कियों को वही कि इनका तो दहेज भी देना है, तो यहीं पे स्टॉपेज लगा दिया जाए, कुछ सेविंग किया जाए। मतलब अगर ठीक ठाक सब चीज़ है तब तो सही है, ठीक है। या परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है तो कम से कम एक कारोबारी या फिर एक ये बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा करके, इसके लिए। मनोसामाजिक कारण, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट अगर आप लिख देते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बीएलएड के एग्जाम दिला रहे हैं, चाहे डीएलएड के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बीएड के एग्जाम, ये सब करके आए हो। चैप्टर पढ़े हो, जेंडर स्कूल सोसाइटी एक पेपर हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लिए हो, इतना टॉपिक डाल दिए तो 10 को एक्सप्लेन कर लेना है, 10 दूनी 20 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 16 ही नंबर का होता था क्या। चलो, अब इसके क्या उपाय हैं। इसके क्या उपाय हैं, एक एक करके आप लोग बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला क्या है, ठीक, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जन शिक्षा, है ना। अगर हम लोग जन शिक्षा का प्रसार करेंगे, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे और सभी को पढ़ाएंगे, है ना, ताकि इस टाइप का सोच उत्पन्न ना हो। तो जन शिक्षा का प्रसार, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भूमिका से सेविंग कैसे। किसी भी टाइप का प्रश्न पूछे, जहाँ लिंग से या जेंडर से प्रश्न आएगा, आप इन उपायों को डाल सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एलिमिनेट करना है, ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि उपयुक्त में से सभी भी रहेगा। और कई बार 2 ऑप्शन ऐसे सेट किए रहेंगे, आपको वर्ड्स लगेंगे, जैसे कि लैंगिक पक्षपात के कारण हैं, ए कुछ दे दिया, बी दे दिया शिक्षा, तो शिक्षा थोड़ी कारण है, अशिक्षा कारण है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ऑप्शन डी भी रहेगा, उपयुक्त सभी, सभी तो है, ठीक है, फिर मार दोगे, सही तो बनाया था, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या करना सकते हैं उपाय, ठीक, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा एक्ट लाना चाहिए, ऐसा अधिनियम या ऐसा कानून लाया जा सके, तो जो परंपराएं चल रही है, जो कुप्रथाएं चल रही है, उस पर क्या किया जा सके, तो रोक लगा जाए। चलिए बताइए, और इसको तो सोच सोच के बता सकते हो ना।
वेरी गुड। सभी क्या करेंगे? समान अवसर देंगे। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको समान अवसर देना है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। चलिए और बताइए चौथा नंबर। चलिए इतने लोग बैठे एक करके बताओगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, सरकारी योजनाओं का प्रसार प्रसार अंतिम व्यक्ति तक, ताकि वहां तक पहुंचे। चलिए, बेरोजगारी दूर करके, दहेज प्रथा पर रोक लगा के, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा। चलिए सर जी कल ईवीएससी क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गरीबी को दूर करके और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करके, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। गरीबी दूर, ऊपर नीचे कर लेना मात्रा को। ठीक है, और समान रोजगार हो गया, सभी अवसर देंगे तो हो ही जाएगा। और क्या हो सकता है? उसमें भी आ गया। ठीक है, वो कुप्रथा को रोक लगा देंगे, उसमें आ जाएगा। चलिए, बालिका जो शिक्षा है उसका प्रसार करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल खोला जाए। ठीक है, वहाँ सर्व सुविधा युक्त होनी चाहिए। जो चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग कमी दिखाया भी है ना, उस कमी को निवारण भी तो करना है ना। तो क्या करना है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा। जो स्कूल बने हैं, है ना, जो स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब चलिए, और चलिए सुरक्षात्मक प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बोला कि शराब दुकान, इनके आसपास स्कूल नहीं होना चाहिए। कोशिश की जाए उनको बंद कर दी जाए, नहीं तो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, और कुछ? चलिए दो चीज़ और डाल देना इसमें। एक तो हो सकता है क्या, प्रशासनिक प्रयास करने चाहिए, और दूसरा कुछ संवैधानिक उपचार करना है। संविधान में ऐसे ऐसे नियम लाए जाए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। चलिए, तो संवैधानिक उपचार, और क्या चीज? सरकारी प्रयास, है ना। सरकारी प्रयास में या फिर संवैधानिक उपचार में ऐसा ना चाहिए कि जैसे कि अभी 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो कई लड़कियां ऐसा कि जो 8वीं 9वीं तक ही बस पढ़ते हैं, तो उनको पेरेंट्स के लिए भी ये ड्यूटी होना चाहिए कि 12वीं तक पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, अब चाहे कैसे भी पढ़ाओ। ठीक है, या तो लड़की काम करके पढ़े, या तो माँ बाप उसके लिए एनर्जी लगाए, कैसे भी करके पढ़ाए। ये सबके लिए नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनके लिए। कुछ चीज़ और कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में छूट दे सकते हैं। जैसे कि बुक, अभी भी शायद तक छत्तीसगढ़ सरकार लड़कियों को बुक फ्री देती है ना, 11वीं 12वीं। तो ये एक नियम आ जाना चाहिए कि फ्री देना मतलब फ्री देना है। ठीक है, चलिए, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक जागरूकता फैलाना ही है, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना। वेरी गुड प्रतिमा। वातावरण, लिंग जांच में पूर्णता रोक, ये बिल्कुल अभी ये तो खाली हो चुका है। ठीक है, कि जो भ्रूण चेक होता है, लिंग जांच होता है, उसमें क्या कर देंगे? पूर्णता रोक लगा देंगे। कोई नियम कानून नहीं, सीधा अगर पता चल रहा तो सील करो, है ना। चलिए, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, तो इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब बात करते हैं समाजीकरण। ठीक है, चलिए, समाजीकरण कहने का मतलब यह है जब कोई बालक समाज में रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि ये समाज में कौन कौन सकते हैं? उसके स्वयं के परिवार हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, उसके पीयर ग्रुप हो सकते हैं। पीयर ग्रुप मतलब उसके सहपाठी, उसके मोहल्ले के चंगू मंगू फ्रेंड। ठीक है, उसके स्कूल हो सकते हैं जहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब जहाँ पे वो दिन भर अपना समय गुजारेंगे 10 से लेकर 4, वहाँ उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सहपाठी, वहाँ उसके टीचर्स हो सकते हैं, है ना। या तो मीडिया, आजकल के बच्चे तो मीडिया में पूरा लिप्त है। यूट्यूब पकड़ा तो 24 घंटा देख लेंगे मोबाइल, है ना, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो मीडिया भी ऐसा होना चाहिए कि उसका बेनिफिट होना चाहिए।
ये नहीं कि कार्टून दिखा रहा है उसका लैंग्वेज ही कार्टून जैसा हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नाइबरहुड, पड़ोसी भी क्या आएगा, समाजीकरण के स्ट्रक्चर में आएगा। तो कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा समाजीकरण के अंग नहीं है। चलिए, तो पहला कौन सा है, परिवार, फैमिली। ठीक है, परिवार के बाद आता है सहपाठी, पीयर ग्रुप्स, उसके बचपन के फ्रेंड्स। तीसरा आता है विद्यालय, और कौन आएगा, पड़ोसी, मीडिया, और कौन आएगा, एक और किसके लिए छोड़ा, एक और बताओ, और कौन आ सकते हैं, कौन आ सकते हैं, रिश्तेदार। ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। तो इतने क्या है, समाजीकरण के अंग है। इनसे ही बालकों का शिक्षा का प्रौढ़ उत्थान होता है। अगर इन लोग क्या करते हैं, ये सभी मिलके बच्चे के मतलब शिक्षा में योगदान देते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो समाजीकरण होता है, ये समाजीकरण कहने का मतलब है कि बच्चे में समाज के प्रति लगाव, समाज से वो क्या क्या चीज़ें सीख रहा है। जैसे कि समाजीकरण जो होगा ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी, जिसको मुख्य तथा गौण दो भागों में बांटा गया है। ये समाजीकरण कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। पहला कौन सा, मुख्य, और दूसरा कौन है, गौण। कई बार सीटेट के सीजीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन सा गौण है कौन सा मुख्य है। तो मुख्य की बात की जाए तो मुख्य में शामिल क्या है, परिवार। याद रखना, परिवार मुख्य में शामिल है, बाकी जितने भी हैं सब किस में शामिल है, गौण में शामिल है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं किस में शामिल है, गौण में। तो प्राथमिक में मुख्य में केवल एक चीज़ शामिल है, वो कौन है, फैमिली। क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखेगा, परिवार। परिवार के आधी चीज़ तो परिवार से, परिवार मतलब माता पिता भाई बहन है ना, इनसे वो क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं। अगर आपको इसी को डिवाइड करके पूछा जाए, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय, तो याद रखना सक्रिय में दो आते हैं। वो दो कौन कौन से हैं, पहला परिवार और दूसरा है उनके सहपाठी। यहाँ से बच्चा सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, परिवार के सामने कोई रिजल्ट देना ही नहीं है, कुछ भी बोलना है। मित्र है, मित्र के सामने तो खुले मिजाज। ठीक है, तो इनके सामने वो सबसे ज़्यादा क्या रहता है, एक्टिव रहता है। जबकि बाकी सभी चीज़ें किस में आ जाएगा, पैसिव में आ जाएगा, निष्क्रिय में आ जाएगा। तो याद रखना, अगर प्राइमरी पूछा जाए तो प्राइमरी में आएगा फैमिली, और सेकेंडरी में आएगा क्या, सहपाठी, विद्यालय, रिश्तेदार, पड़ोसी और मीडिया। मीडिया कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें समाहित है, जिसमें न्यूज़पेपर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय, जिसमें परिवार और सहपाठी क्या है, एक्टिव है, और पैसिव में क्या है, बाकी सभी चीज़ें। एक प्रश्न कई बार 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 पूछा गया है कि किस एज में या विकास के किस अवस्था में सबसे फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होता है। कहने का मतलब है गहन समाजीकरण किस अवस्था में होता है, कई बार पूछा जा चुका है। किस में होता है बताइए, गहन समाजीकरण जिसको बोलते हैं फास्टेस्ट सोशलाइजेशन। जितने बच्चे जुड़े एक बार कमेंट करके आंसर देंगे। फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, गहन समाजीकरण किस अवस्था में होता है, कई बार पूछा गया। कहाँ पे होता है, अर्ली चाइल्डहुड। कहाँ पे होता है, अर्ली चाइल्डहुड। हिंदी में क्या, उत्तर बाल्य, सॉरी क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, अगर फास्टेस्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड, फास्टेस्ट याद रखना। लेकिन अगर गहन समाजीकरण पूछा जाए तो गहन होता है किशोरावस्था। गहन कहाँ होता है, किशोरावस्था। तो अगर आपसे गहन समाजीकरण पूछा जाएगा तो क्या, किशोरावस्था। और फास्टेस्ट पूछा जाएगा तो क्या, फास्टेस्ट मतलब तेजी से समाजीकरण या तेज गति से या अत्याधिक समाजीकरण किस अवस्था में होता है, क्या बोलोगे, अर्ली चाइल्डहुड। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गहन समाजीकरण किस एज में होता है तो किशोरावस्था।
चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर था, बहुत बढ़िया, किशोरावस्था। चलिए वेरी गुड। किशोरावस्था में गहन समाजीकरण एडोलेसेंस और फास्टेस्ट सोशलाइजेशन कहाँ होता है? अर्ली चाइल्डहुड। चलिए टॉपिक कंप्लीट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि साध्य पीएससी एकेडमी की टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज लाया गया है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड में होगी 5 तारीख के डेट पे। 5 तारीख को ऑफलाइन मोड में टेस्ट होगी। सभी बच्चे दिलाएं इसको, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न पे सीजी व्यापम के तर्ज पर, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको फैक्ट दिया है, आपने रटा होगा या आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा तभी बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एग्जाम में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम नहीं भी पढ़े रहते हैं, फिर भी अपने पूर्वानुमान या पूर्व ज्ञान के अनुसार उसको हैंडल कर लेते हैं। तो ये पूरा परीक्षा प्रणाली OBR सिस्टम है। OBR मतलब ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। मूल्यांकन के 3 पढ़े हो ना, OBR क्या क्या? वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता। इस पे आधारित होगी, ना कि फैक्चुअल चीज़ों पर, ठीक है। तो बिल्कुल सभी लोग आइए 5 तारीख को। और सबसे बड़ी खुशखबरी एक और है कि ये क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी बच्चे नए हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, इस क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।